हाँ भाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में जैसे सबसे पहले हम पूछते ही किधर लगता है, अब तो हम सीख चुके हैं ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। जिधर भी ऑब्जेक्ट की स्लिपिंग होने की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट में लगता है। अगर कोई कहे भैया ऑपोजिट टू मोशन होता है हमेशा, तो कह देना झूठ बोल रहे हो, है ना, तो गलत बात है। ऑपोजिट टू मोशन नहीं होता हमेशा। अब कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी है, लेकिन सब कुछ कौन डिसाइड करता है? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। जैसे कि व्हेनेवर वी आर वॉकिंग तो फ्रिक्शन आगे या पीछे? आगे लगता है। तो ऑपोजिट टू मोशन अगर चल रहा होता तब तो पीछे लगना चाहिए था ना। ऐसे ही व्हीकल की हमने बातें करी कि जब व्हील घूमता है, जो भी कार चल रही है, बाइक चल रही है, ट्रक, साइकिल, कोई भी सारे व्हीकल में जिस भी व्हील पे इंजन कनेक्टेड है, जैसे साइकिल में भी तो एक तरीके से जो पर्सन है वो चला रहा है, ही और शी इज वर्किंग एज एन इंजन। तो वो उसने पेडल करा, चेन से इस पे गया, तो जिस पे भी इंजन कनेक्टेड है वो अपने आप तो केवल घूमना था, वो तो फ्रिक्शन मिला इसलिए ही आगे जा पा रहा। अपने आप ओनली वहीं पे घूम के स्लिप होता रहता। तो स्लिपिंग किधर होती? पीछे को, ऐसे घूमता रहता, स्लिपिंग होती पीछे। रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा आगे और ये आगे। ठीक है भाई। तो फ्रिक्शन इसका मतलब एक्ट्स ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। Not always opposite to motion. और ये बाय से ही हमें और अच्छा पता लगेगा कि हाँ ये सच बता रहे हो या नहीं, कि फ्रिक्शन क्यों लगता है। इससे पहली बात ये पता लगेगी कि हाँ यही सही कॉन्सेप्ट है। दूसरा वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी। तो फ्रिक्शन लगने के लिए दो थ्योरीज बता दी जाती हैं। पहली थ्योरी इस तरीके से कि हाँ भैया जो सरफेस है कुछ ना कुछ रफनेस होती है, तो कुछ जगह पर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग क्या है भाई? अगर ये A है, ये B है, तो A का ये एटम और B का ये एटम जुड़ चुके हैं, ऐसा होता है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, पास है। एटम जुड़ने का मतलब भी क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन टकराते हैं? हाँ, तो मतलब वेरी क्लोज। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें देखने में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगे, माइक्रोस्कोप से भी देखने में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगे, और उसको डिटेल में देखोगे हो सकता है तभी डिस्टेंस मिल जाए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ज्यादा पास है, जिनके इस डिस्टेंस की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इतनी पास है कि दोनों में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोल देते हैं? वंडरफुल फोर्सेस। वंडरफुल फोर्सेस भी कहते हैं। उनसे क्या होगा? फाइनली बॉन्ड्स बन जाएंगे ना। बॉन्ड्स कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ भैया आप दोनों में बॉन्ड बनाना है तो ये रॉड पकड़ के रखो, ये आपका बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब कि एक अट्रैक्टिव फोर्स बना रहता है। ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक बॉन्ड है, जिसमें क्या होगा? अगर आप ए को आगे ले जाना चाहो, मान लिया इसकी रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट इसको भी देख के रखनी है, ए को अगर आगे ले जाना चाहो तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये पार्टिकल आगे पहुंचा, आगे पहुंचा, आगे पहुंचा और आगे, जिसकी वजह से B इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मींस इधर को फोर्स आ रहा है, जो कि फोर्स फाइनली किधर आ रहा है? पीछे। यही फ्रिक्शन फोर्स। अगर एक की रिस्पेक्ट में दूसरे को चलाना चाहोगे तब, यहां पे भी लिखा है ना ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। स्लिपिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्लिपिंग स्लिप होता है, सिर्फ फिसलना होता है, स्लिप होता है। कुछ और वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। एक बॉडी पे दूसरी बॉडी का उसकी वजह से स्लिपिंग होगी। ठीक कह रहे हो कि बीच में अगर रफनेस कम है तो स्लिपिंग होगी, पर व्हाट इज स्लिपिंग? सर एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ में मोशन आना। यस, और कांटेक्ट नहीं, मतलब मोशन तो ऐसे भी है, ये जब दिस इज B एंड दिस इज A, ये भी तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन है, बट इज दिस स्लिपिंग और नॉट? तो relative motion between contacting surfaces is called
स्लिपिंग, किसी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन, लेकिन कब? बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। तो यही जो स्लिप वर्ड लिख दिया है, स्लिप का मीनिंग हो गया रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है भाई, तो पहली थ्योरी ये है, बॉन्ड कह देते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड्स हैं, जिनकी वजह से भाई अगर आप सोचो, अब ये भी सेम थ्योरी लगाओ, अगर हम दोनों ही हैंड मूव करें, दोनों हैंड ही हम मूव कर रहे हैं, क्या फ्रिक्शन आएगा? नहीं है, क्योंकि भाई इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है ही नहीं। अगर एक ले जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आगे है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे आगे लगेगा इक्वल। अगर हम खुद ही दोनों को आगे मूव करा रहे हैं, so there is no tendency of slipping, दोनों को बराबर चला रहे हैं ना, रिलेटिव मोशन की तो बात नहीं है, दोनों का मोशन हो, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं आएगा। समझ आ गया? ये फर्स्ट थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी ऐसा भी कह सकते हैं कि पहाड़, दिस इज ए, दिस इज बी। अब सोचो ए को चलाना है तो क्या करना होगा, ये ए का जो ये पॉइंट्स है, इसने जब आगे जाना है तो बी की इन पहाड़ियों को क्रॉस करके जाना है, तो इसका मतलब आगे जाते टाइम ये बी इसको रोकेगा, किधर को फोर्स लगाएगा? बी। फिर से भैया अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी ना हो, अगर मैं दोनों को ही चला रहा हूं तब तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल दोनों थ्योरी से रिजल्ट बिल्कुल सेम निकलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब दोनों में ही ये भी पता लग जाएगा फ्रिक्शन की जो वैल्यू है। देखो फ्रिक्शन कई बार इसी में हो सकता है 0, कई बार हो सकता है कितना मर्जी, लेकिन फिर भी क्या होगा, जैसे हमने इस पे ऑब्जेक्ट पे लगाया, इसको खींच रहे हैं, चलो फ्रिक्शन ने रोका हुआ है, कभी तो उसकी बेचारे की लिमिट आ जाएगी। जैसे इस थ्योरी से कहोगे कभी तो ये सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना भाई, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स से तो सारे टूट जाएंगे, मतलब फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट है। ऐसे इसमें कभी तो ये सारी पहाड़ियां एक साथ टूट जाएंगी ना, जिनको क्रॉस करना, मतलब फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट है। वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, ये देखो प्रोपोर्शनल टू क्या चीज। तो अगर जैसे यहाँ पे थे 4 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं इसको नीचे पुश करूं और फिर आगे ले जाऊं, फ्रिक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। जैसे भाई हमने इसको ऐसे खींचा, या हम ऐसा करें कि इसको नीचे पुश करा पहले और फिर आगे लाना चाहें, या फिर इसमें भी बेंच को ऐसे खींचा, ये इसको नीचे भी पुश कर रहे हैं और फिर आगे ला रहे हैं। नीचे पुश करने से क्या हो जाता है, कांटेक्ट बढ़ जाता है। दोनों से ही देखोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, या फिर ये जो पहाड़ियां ये और अच्छे से इंटेंगल हो जाएगी। इसको अगर हम हैंड से दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं। इस तरीके का ये एक का सरफेस है, ये दूसरे का। भी पहले इतना थोड़ा बहुत इंटेंगल था, आगे ले जाना है, कुछ लिमिट लगाई, ठीक है चल पड़ा। अब अगर नॉर्मल बढ़ा दिया, मतलब ऊपर से इसको पुश कर दिया, चल भाई अंदर, अब ले जाना भी और मुश्किल हो गई ना। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एन पे डिपेंड। क्लियर? तो फोर्स मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू एन, देयरफॉर फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एन। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आना ही होता है। म्यू को नाम दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितना समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब फ्रिक्शन को हमने दो मेन तरीकों में बांटना है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब स्लिपिंग नहीं हुई, मोशन का नहीं है। इसमें फिर से पूरे फ्रिक्शन में ही मोशन वाला जहां भी टर्म आता था वही गड़बड़ सीखा होगा, ज्यादातर ने जो पहले सीखा हुआ था। तो अब हमने कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस कर लिए हैं।
स्टैटिक में जैसे पहले कहते थे अगर ऑब्जेक्ट रुका है, रुके की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर स्लिप नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट अगर स्लिप हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब इसी बात को बताने के बाद आपसे पूछा जाए व्हेन आई एम वॉकिंग तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? देखिए बात बता भी दी हमने, फिर भी आपने समझी नहीं। स्टैटिक मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, क्या पैर घिसके चल रही है कि नॉर्मल इंसान की तरह? नॉर्मल इंसान की तरह। हो गई नहीं क्या तो सर रनिंग में फ्रिक्शन मतलब ज्यादा होगा। हाँ, जितना ज्यादा आपको आगे फोर्स चाहिए उतना ज्यादा आप सरफेस में पीछे लगाओगे। थर्ड लॉ ने यही कहा, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो आपने जितना ग्राउंड पे पीछे लगाया, ग्राउंड उतना ही आप पे आगे लगाएगा, तभी आप उतनी तेजी से एक्सेलरेट हो पाओगे। मतलब आगे बढ़ने को अपोज करने के लिए फोर्स है वो फ्रिक्शन है। बोला ही नहीं हमने कभी ऐसा। आगे बढ़ना मतलब मोशन, मोशन को अपोज करने के लिए आता है फ्रिक्शन ना। स्लीपिंग को व्हाइल वॉकिंग और स्लिपिंग ये तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ ही हम फ्रिक्शन की वजह से रहे हैं। ऐसा नहीं है एक जगह हमने समझ के सीख लिया, दूसरी जगह पे वो अप्लाई ना करें, वो वही तो अप्लाई होगा। व्हाइल वॉकिंग और रनिंग फ्रिक्शन किधर है? आगे है, मतलब हम पे आगे, हम उसी की वजह से चल रहे हैं और कोई फोर्स है क्या आगे? भाई व्हेन आई एम ट्राइंग टू वॉक, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पैर ऐसे पीछे पीछे स्लिप होते, ट्राइंग टू वॉक। इस स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन प्रियांशी बेटा किधर आएगा? आगे आएगा। तो फ्रिक्शन हमारे पैरों पे आगे आएगा, जिससे हम आगे चलते। रनिंग करनी है तो और ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए और ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, तो आप सरफेस को और तेजी से पीछे धक्का दोगे, सरफेस उतना ज्यादा आपको दे देगा। ये धक्का दोनों ही है, समझ गए? Yes, sir. समझ गए? Yes. तो स्टैटिक मतलब नो स्लिप, काइनेटिक मतलब स्लिप। समझ गए? Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन भैया कितना हो सकता है? कम से कम कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन? रुका हुआ है आराम से, स्लिपिंग हुई नहीं, ना स्लिपिंग की टेंडेंसी थी ना स्लिपिंग हुई, तो कोई फ्रिक्शन नहीं, जीरो हो सकता है। मैंने मैक्सिमम कितना हो सकता है वो हमने देख लिया, वो n पे डिपेंड करेगा और म्यू साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन स्टैटिक है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू s इनटू n, और जीरो से ना केवल इतना भी लिखते तब भी यही मीनिंग है कि जीरो से ही आता है, ठीक है। इसी में से जो म्यू s इनटू n दैट इज फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं कि भैया अब तो हद हो गई, लिमिट आ गई। लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ गए? हाँ, आप जो कहना चाह रहे हो वो अपन समझ गए। वर्ड्स चाहे आपके थोड़े अलग थे। जितने फ्रिक्शन के बाद अब वो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, लिमिटिंग है इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन अभी उसकी स्लिपिंग को रोक पा रहा था, इससे ज्यादा आप खींचने की कोशिश करोगे तो इससे ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, अब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। जब स्लिपिंग नहीं होगी तब स्टैटिक लगेगा। यस, तो जब लिमिट आ जाएगी तो मतलब वो स्लिप लगेगा, स्टैटिक उसके जस्ट पार करके अब स्टैटिक खत्म, अब स्लिपिंग शुरू होगी। यस, जैसे ये होता है। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं? कि हमने रखा एक ऑब्जेक्ट, उस पे लगाया आगे फोर्स, तो इस पे क्या होगा? पीछे लगेगा फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट पे आगे फोर्स लगाया, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, इनपुट तो फोर्स है ना, जैसे जैसे आप फोर्स इनपुट बढ़ाते जा रहे हो फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये पूरा क्या है? स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक इस तरीके से जाता है। अब मैक्सिमम जो वैल्यू आ गई वो हमने कह दिया ये है, ये फ्रिक्शन लिमिटिंग है, दैट इज आल्सो इक्वल टू, जिसको हम और क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है म्यू s इनटू n। समझ गए? ठीक है भाई। अब फिर से थ्योरी से थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या था।
बॉन्ड्स बने हुए थे। जब तक स्टैटिक है मतलब चारों बॉन्ड बने हुए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब चलने लग गया भाई, रुके हुए लोग आराम से हाथ पकड़ सकते हैं या चलते हुए लोग? रुके। तो रुके हुए थे तो चार बॉन्ड बने हुए, चलते फिरते थोड़े बहुत कमी तो बन पाएंगे। सिमिलरली इसमें रुके हुए थे तो 1 2 3 पहाड़ियों को एक साथ ब्रेक करना था। जब एक बार मूव होना शुरू हो गए तब तो रास्ते में कम पहाड़ियां आएंगी ना जो आगे आगे आ रही। इसका मीनिंग स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम आता है। तभी होता है भाई, शुरू में मैं फोर्स अगर लगा रहा हूं, एक बार शुरू हो गई तो उतने ही फोर्स पे वो चलता जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो ज्यादा है, क्योंकि तब आपको एक साथ सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं या एक साथ सारे पहाड़ क्रॉस करने हैं। काइनेटिक की वैल्यू उस स्टैटिक से मैक्सिमम से कम है। तो इसलिए ये जो ग्राफ इसके बाद है थोड़ा सा नीचे आके कांस्टेंट हो जाता है, ये हो जाती है फ्रिक्शन काइनेटिक। ये काइनेटिक का ग्राफ बन गया। फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू म्यू के इनटू है, भाई है तो म्यू ही ना, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने देखा उस पे डिपेंड करता है। तो म्यू के इनटू है मतलब काइनेटिक। एंड क्या होता है भाई, फ्रिक्शन काइनेटिक इज ऑलवेज म्यू के इनटू एन, वेयर अपने को पता है कि फ्रिक्शन काइनेटिक और फ्रिक्शन लिमिटिंग में बताओगे जरा। लिमिटिंग वाला ज्यादा होगा। इसका मतलब म्यू के कम ही होगा हमेशा, ठीक है? कितना समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चंस में आपको कई बार केवल म्यू दे देते हैं। In questions only mu is given generally. तब आप क्या करेंगे, म्यू के, म्यू एस और म्यू सबको बराबर मान के सॉल्व करेंगे। समझ आ गया? म्यू मान लिया 0.7 दिया, तो आप 0.7 से ही पूरा सॉल्व करेंगे कि भाई आगे जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। जब आपको कंपेयर करना है ना कि रुका है या चल रहा है, आप म्यू को हमेशा वही 0.7 मानो। एक्चुअल में आपको बता दिया क्योंकि होता काइनेटिक का कम है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू लिख के दी है कि भाई काइनेटिक वाला है 0.6 और स्टैटिक वाला है 0.65, तब आप कंपेयर करके देखोगे, पहले स्टैटिक से कंपेयर करके देखोगे कि चल रहा है या नहीं। अगर स्लिपिंग हो रही है तब फ्रिक्शन लगता कौन सा है, काइनेटिक लगता, तब आप यूज करोगे काइनेटिक वाला म्यू, दैट इज 0.6। स्लिपिंग हो रही है या नहीं ये कंपेयर करने के लिए आप पहले स्टैटिक वाला यूज करोगे 0.65। अगर कंफर्म हो गया कि स्लिपिंग हो रही है तब आप यूज वैल्यू कौन सी करोगे, 0.6 वाली, काइनेटिक वाली। समझ आ गया? ठीक है। अब इसमें लेके इतनी चीज हमने सीखी, थोड़ा सा क्वेश्चंस करना एक बार हम स्टार्ट करेंगे तो पता लगेगा कहाँ स्टैटिक कहाँ काइनेटिक, कितनी वैल्यू, और कैसे हम असली में फाइंड करें कि वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी लगती है। ये